दोस्तों, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की पावर जो सेक्शन 482 में दर्ज है उसका एनालिसिस किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में किस पॉइंट को फोकस किया है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा और फिर सेक्शन 482 का थोड़ा सा एनालिसिस हम करेंगे। आज के रेफरेंस को, हालांकि इसमें हम जो प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन है, वो तो सीआरपीसी की रेफर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो मेरे कोर्सेज हैं उसमें आप ये लेक्चर इंडियन एविडेंस की जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर आपको मिले, ये फाइंड करेंगे। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि हम एविडेंस एक्ट पढ़ते पढ़ते 482 सीआरपीसी की बात क्यों कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर जिस केस का मैं ये रेफरेंस ले रहा हूं आज, तो ये मतलब लास्ट वीक अगस्त के 24 अगस्त के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेक्चर को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, जहां पे जो एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसका डिस्कशन आज के इस सेशन में मैं आपके साथ करूंगा। 482 के ऊपर भी बात हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रिट्रेटेड का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस वर्ड पे फोकस करिए, ठीक है। रिट्रेटेड मतलब क्या होता है? मतलब जहां पे कोर्ट ने अपनी पिछली ओपिनियन को, यानी किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ओपिनियन को फॉर्म किया था और उसी ओपिनियन को यहां पे रिपीट किया है। हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रिशिएट द एविडेंस। हाई कोर्ट is not required to appreciate the evidence to find out whether the accused is likely to be convicted or not। जब हाई कोर्ट सेक्शन 482 की पावर यूज कर रहा है, तो क्या वो एविडेंस को अप्रिशिएट कर सकता है? एविडेंस अप्रिशिएट करना मतलब क्या? कि आप एविडेंसेस को एग्जामिन कर रहे हैं, क्या उनके बेस पर कोर्ट अपनी ये फैसला करे। जब कोर्ट किसी एविडेंस को एग्जामिन करता है तो उसका मकसद ये होता है कि एक्यूज को कॉन्विक्ट किया जाए या एक्वेट किया जाए, यानी एविडेंसेस को एग्जामिन करना। जब सेक्शन 482 की पावर हाई कोर्ट यूज कर रहा है, तो क्या वो एविडेंसेस को अप्रिशिएट कर सकता है? इस बात पे आपने फोकस करना है। तो पहले सुन लीजिए, जो एविडेंस अप्रिशिएट होते हैं, या तो वो ट्रायल कोर्ट करता है या वो अपीलेट कोर्ट करता है। अगर हाई कोर्ट सेक्शन 482 की पावर यूज कर रहा है, दैट मीन्स ना तो वो ट्रायल कोर्ट है ना वो अपीलेट कोर्ट है। तो वो अपनी इनहेरेंट पावर को यूज कर रहा है। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन को रिपीट किया है कि एविडेंसेस को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। इन दिस केस क्या हुआ था? इस केस के अंदर हाई कोर्ट हैड क्वेश्चन अ मर्डर केस अगेंस्ट वन ऑफ द एक्यूज्ड, द वाइफ ऑफ द डिजीज thus अप्रोच द एपेक्स कोर्ट, यानी जो डिजीज की वाइफ थी उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो हाई कोर्ट के डिसीजन को गलत बताया कि हाई कोर्ट एविडेंसेस को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये स्टैंड लिया इस केस के अंदर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क अपने ही एक केस को यहाँ पे रेफर किया है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस दीपक। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बारी 482 का जो एनालिसिस किया था, तो वहां क्या बोला था उसको भी हम यहाँ पे एक बारी रेफर करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बारी 482 की पावर को एक बारी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 482 क्या है, ये आप फोकस करिए पहले। सेक्शन 482 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का मतलब क्या है?
ऐसी पावर जो हाई कोर्ट की परमानेंट पावर है, यानी ये सेक्शन हाई कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर बॉस बनाता है। 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीआरपीसी टू इफेक्ट गिव इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सीआरपीसी। नंबर 2, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। यानी अगर कोई कोर्ट जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी पावर को एब्यूज कर रहा है यानी मिसयूज कर रहा है, यानी सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा, अगर सीआरपीसी प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, दैट मीन्स जस्टिस भी नहीं होगा, तो वहां पे हाई कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आप कह सकते हैं। तो सेक्शन 482 सीआरपीसी पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है एंड पार्टली जुडिशियल नेचर है, ठीक है। यानी हाई कोर्ट सुपरवाइजर है इस सिस्टम का, बॉस है यहाँ पर। द सेक्शन वाज एडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर Amendment Act 1923 as the High Court were unable to render complete justice even if a given case the illegality was palpable and apparent। मान लीजिए किसी कोर्ट के प्रोसीजर में palpable illegality है, यानी महसूस करी जा सकती है। palpable का मतलब होता है जो इलीगैलिटी प्रोसेस के अंदर आप महसूस कर सकते हैं। apparent का मतलब जो इलीगैलिटी क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान दिखाई देती है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मुन्नीस्वामी के केस 1977 held that section envisages 3 circumstances in which inherent jurisdiction may be exercised, namely। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मुन्नीस्वामी के केस में सेक्शन 482 का पर्पस बताया। अगर आप एकेडमिक तैयारी भी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, या कोर्ट में आप इस सेक्शन का यूज करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस में, तो इस केस का नाम आप नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मुन्नीस्वामी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 482 का मकसद बताया, टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर सीआरपीसी टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। यानी यहाँ पे कोर्ट का काम क्या है कि एविडेंसेस को एग्जामिन करना और उसके बेस पे ये फाइंड आउट करना कि जो एक्यूज्ड है वो कॉन्विक्ट होने के लायक है या नहीं है। खुद जाके उसको एग्जामिन नहीं करना, यानी जो केसेस हाई कोर्ट के नीचे चल रहे हैं, हाई कोर्ट ये मेक श्योर करे कि वो सीआरपीसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे सीआरपीसी फॉलो करवाना है, खुद नहीं करने लग जाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लास्ट स्लाइड के ऊपर मैं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट रिट्रेटेड दैट एट सेक्शन 482 सीआरपीसी स्टेज हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रिशिएट। हाई कोर्ट को एविडेंसेस को एग्जामिन करवाना है नीचे वाले कोर्ट से, खुद नहीं करना है। तो ये फर्क है बाकी सेक्शंस के, सीआरपीसी के बाकी प्रोविजन के अंदर और 482 के प्रोविजन के अंदर। यहां पे इस केस का एक रेफरेंस एक बार ही लेना होगा। तो 482 का मैंने ब्रीफली आपको बताया कि क्या इसका पर्पस है, और एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि जब सेक्शन 482 हाई कोर्ट अपनी पावर, इनहेरेंट पावर यूज कर रहा है, तो एविडेंसेस को अप्रिशिएट नहीं करेगा। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस दीपक के केस, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक बार आप पढ़े इससे पहले, तो एक बात आप सुन लीजिए, कमेंट मेरा ले लीजिए। जब आपको किसी भी कोर्ट को ये फैसला करना है, ठीक है, जब कोर्ट को ये फैसला करना है कि चार्जशीट फाइल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, उस वक्त आप एविडेंसेस को एग्जामिन नहीं करेंगे। इट इज ऑब्जर्व्ड एंड हेल्ड दैट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कोर्ट हैज टू कंसीडर द मटेरियल ओनली विद अ व्यू टू फाइंड आउट if there is a ground for presuming that the accused had committed the offense। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर, देखो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जब आती है तो उसके बेस पे चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चार्जशीट फाइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
It is observed and held that at that stage, High Court is required to evaluate the material and documents on record with a view to find out if the facts emerging therefrom take at their face value. जो भी मटेरियल कोर्ट के सामने है, जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने है, जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने मटेरियल सामने लाके रखा है, उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेना है और वहां से ये अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है कि जो एक्यूज्ड है इसने उसके मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा है, क्या मटेरियल इतना है कि इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि इसने ये ऑफेंस किया हो। बस इतना ही काम है। अब उन एविडेंसेस को इवेलुएट किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रायल। It is further observed and held that at this stage the High Court is not required to appreciate the evidence on record and consider the allegation on merits and to find out on the basis of evidence recorded the accused charge sheeted or against whom the charge is framed is likely to be convicted or not. Court observed that quashing the charge sheet against the accused is not justified. High Court ने क्या किया, चार्ज शीट को क्वैश कर दिया। किस बेसिस पे कि एविडेंसेस को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। is not justified and that the court ignored what has emerged during the course of investigation. यानी कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने जो काम किया था उसको इग्नोर कर दिया। हाई कोर्ट हैज एंटर्ड इनटू एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। हाई कोर्ट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एविडेंसेस को एप्रिशिएट यानी एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया। एंड कंसीडर्ड वेदर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस द एक्यूज्ड इज लाइकली टू बी कन्विक्टेड और नॉट। यानी हाई कोर्ट ने उस एविडेंसेस के एग्जामिनेशन बेस पे ये फैसला किया कि एक्यूज्ड जो एक्यूज्ड है वो कन्विक्टेड नहीं है, which as such is not permissible at all at this stage while considering the application under section 482 CRPC. High Court was not as such conducting the trial. High Court स्टेज पे ना तो ट्रायल ले रहा है ना अपील को एंटरटेन कर रहा है। Therefore, in the facts and circumstances of the case, the High Court ought not to have, High Court को नहीं चाहिए था, ought not to have quashed the charge sheet. Charge sheet quash नहीं करनी चाहिए थी। And co-respondent number 1 herein, original accused number 2, the court added. यानी कोर्ट ने अपील को अलाउ किया। हाई कोर्ट ने जिस चार्ज शीट को क्वैश कर दिया था, तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पे गलत बताया और सेक्शन 482 का जो रॉन्ग तरीके से एप्लीकेशन किया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये यहाँ पर अपना स्टैंड लिया। तो केस का रेफरेंस आप ले सकते हैं और इस केस को, ये जो दो केसेस हैं अब आपके पास, अगर आपने 482 के ऊपर आपने अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या आपने अपने किसी केस में इसका रेफर करना है तो स्टेट ऑफ दोनों केसेस का नाम आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस दीपक, और ये केस रिसेंट जो केस है 24 अगस्त का शरण्या वर्सेस भारती एंड अनदर रिस्पोंडेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस केस का मैं डिटेल्ड में फैक्ट्स के साथ एनालिसिस करूं तो आप अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है 9818050252 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको सेक्शन 482 का जो रियल मकसद है, अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 482 में ये जो केस का नाम यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, कर्नाटका वर्सेस मुनिस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो ये पावर है इसका मकसद बताया, इसका पर्पस बताया। तो इस केस का नाम भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।